जेठानी की बेटी। ये कहानी है मिसेस शर्मा के घर की। मिसेस शर्मा यानी कि मंदाकिनी के दो बेटे थे, वरुण और करण। सही उम्र देखकर मंदाकिनी ने अपने बड़े बेटे की शादी करवा दी थी। उनका मानना था कि सब कुछ सही उम्र रहती ही हो जाना चाहिए, चाहे शादी हो या बच्चा। इसी सिलसिले में वो अपनी नई बहू रेखा से बात करने को बेताब थी। पूरा घर जब साथ में बैठा डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहा होता है। नाश्ता कैसा बना है मम्मी? और कुछ लाऊं क्या मम्मी? लेकिन मंदाकिनी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या बात है मम्मी, आपने जवाब नहीं दिया? कोई भूल हो गई है क्या मुझसे? देखो, कोई 16 साल की बच्ची तो हो नहीं तुम, हैं? अब बेटे की शादी के 2 महीने बाद भी अगर कोई खुशखबरी सुनने को ना मिले तो कौन सी माँ खुश हो सकती है? न जाने कौन सी कमसिन कलियाँ पैदा हो रही है आजकल, जो शादी के 2 महीने बाद भी यहाँ कुछ सुनने को ही नहीं मिल रहा। मेरी शादी के ठीक 9 महीने बाद ही वरुण हो गया था मुझे, और यहाँ तो लग रहा है कि सब कुछ कोरा कट ही है। वो मम्मी ये क्या कर रही है? अपनी सास की बातें सुन रेखा सहम जाती है और अपने पति की ओर देखने लग जाती है। वरुण की तरफ देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तेरी मदद नहीं करने वाला। इस घर की मालकिन मैं थी और मैं ही रहूंगी। अब नजरें झुकाकर खड़े रहने से क्या होगा भाभी? मम्मी आपका बुरा थोड़ी ना चाहती है। अब आपने शादी की है तो कुछ सोच समझ कर ही की होगी। घर गृहस्थी तो आगे बढ़ानी होगी ना भाभी। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको कोई बीमारी है? क्या बीमारी? अरे राम श्याम जी को ये बीमारी का घर हमारे ही सर मारना था क्या? बड़ा चूना लगवा दिया उन्होंने हमारा। देख रहे ना जी, वरुण अब तेरा वंश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये कैसी बहू आ गई? मैंने तो पहले ही कहा था मेरे मायके के पड़ोस वाली पिंकी अच्छी है, पर तुम्हें ही रेखा पसंद आ गई थी। भुगतो अब। नहीं मम्मी, रुक जाइए मम्मी। दीदी आप लोग गलत समझ रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझ में। बात कुछ और ही है। अभी हमारी शादी को बस 2 महीने ही हुए हैं। अभी तो मैं और वरुण जी एक दूसरे को जानने की ही कोशिश कर रहे हैं। जान पहचान करने के लिए पूरा जीवन पड़ा है बहू। मुझे मेरे हाथ में पोता दे दे, फिर अपने पति के साथ बैठकर सारी उम्र जान पहचान करती रहना, कोई रोकने नहीं आएगा। अरे आए जान पहचान करने वाले, ये सब ना आजकल के चोचले हैं, चोचले। ये कहकर बड़बड़ाती हुई मंदाकिनी खाने की टेबल से उठकर सीधा अपने कमरे में जाने लगती है। चलिए जी, आपको न्योता देना होगा क्या? और वरुण करण, तुम दोनों निकलो दुकान पर। मर्दों को घर की बातों से दूर ही रहना चाहिए। बहू को देखने के लिए मैं काफ़ी हूँ। मंदाकिनी की बात सुनकर शर्मा जी भी टेबल से उठ जाते हैं और अपनी बहू के सर पर हाथ फेरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इस सिलसिले को लेकर आए दिन रेखा को अपनी सास से कुछ न कुछ सुनते ही रहना पड़ता था। एक दिन जब मंदाकिनी देखती है कि रेखा भगवान की पूजा कर रही है तो कपड़े गहने मांग लिए हो, तब भगवान से एक बेटा भी मांग लो। कह दे उनसे कि अब तो तेरी गोधरी करे। हाँ मम्मी। और ऐसा ही होता है। 1 महीने बाद खुश नसीबी से वो दिन आ जाता है जिसका सभी को इंतज़ार था। रेखा को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो अपनी सास के पास जाकर उसे इस बारे में बताती है। क्या तू सच कह रही है बहू? देख लिया अपने बच्चों पर कड़ाई बरतने का नतीजा। अगर मैं इन दोनों के बीच नहीं आती तो ये दोनों तो आराम से अपने हनीमून पीरियड में ही बिजी रहते। इस खुशी को सुनकर मंदाकिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो फौरन रसोई में जाकर मिठाई का डब्बा लेकर आती है। अरे वरुण बेटा, मुंह मीठा कर। शर्मा जी, अब हमारे घर में हमारा नया वंश आने वाला है। वाह बहू वाह, बड़ी अच्छी खबर सुनाई तूने। मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे राखी तो बुआ बनने वाली है। अरे करण तू चाचू। चेहरे की चमक को देखकर तो लगता है कि पेट में बेटा ही है भाभी। हाँ तो बेटा ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं और इस तरह 5 महीने बीत जाते हैं। मैंने करण के लिए एक लड़की देखी है। अगले महीने ही उसकी शादी कर देते हैं। 1 साल में उसे भी बच्चा हो जाएगा। जहाँ वरुण का बेटा पलेगा वहाँ करण का भी पल जाएगा। दोनों बच्चों को एक दूसरे का साथ भी मिल जाएगा। क्या ठीक है ना करण? आपको जैसा ठीक लगे मम्मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 1 महीने के बाद ही मंदाकिनी अपने छोटे बेटे करण की शादी शिल्पा से कर अपनी दूसरी बहू भी ले आती है।
दोनों बहुओं में ठीक ठाक तालमेल बन जाता है। अब मंदाकिनी पूरी तरह निश्चिंत थी। वो घर का सारा काम अपनी बहुओं पर डालकर दिन भर इधर उधर घुमा करती। एक शाम जब मंदाकिनी आराम से बाहर घूम कर आती है तो अपने सामने अपनी दोनों बहुओं को सोफे पर आराम करता पाती है। बहुत अच्छे, मेरी पीठ पीछे तुम दोनों ये करती हो? हैं? हो गया घर का सारा काम जो दोनों महारानियों की तरह यहाँ आराम कर रही हो? हाँ मम्मी जी, मैंने रात के खाने की सारी तैयारियां कर ली है, बस रोटियां सेकनी बाकी है। तो जब पापा जी और ये दोनों आएंगे तब सेक दूंगी। और रसोई के जूठे बर्तन, झाड़ू, पोछा, कपड़े सब हो गया रेखा? नहीं मम्मी जी, वो ना मुझे बार बार उल्टियाँ हो रही थी तो मैं ज़रा बैठ गई। 7वां महीना है ना। हाँ भाई, हमारा तो कभी 7वां महीना आया ही नहीं। जरा सी उल्टी हुई और तुम आराम करने बैठ गई। अरे इस तरह आराम करोगी तो कैसे स्वस्थ बच्चे को जन्म दोगी? जब वरुण मेरे पेट में था ना, तब तो हमारी जॉइंट फैमिली थी। उस वक्त तो ये मिक्सचर, गैस कुछ भी नहीं था। मैं तो घर के कपड़े धो रही थी और मुझे दर्द उठाया, फौरन मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया और बस 2 मिनट में मैंने तेरे पति को जन्म दे दिया। ये भी नहीं कि आज की लड़कियों की तरह वहीं हॉस्पिटल में आराम करती रहती मैं। अरे ना, फौरन अपना बच्चा उठाया और घर आकर फिर से काम में लग गई। तेरी तरह मैंने आराम किया होता तो कैसे 2-2 बच्चों को पालती। जितना काम करेगी उतना ही अच्छा है। प्रेगनेंसी के हालत में भी बेचारी रेखा को ज़रा भी आराम करने का मौका नहीं मिलता। इसी तरह और 1 महीना पार हो जाता है और रेखा को दर्द उठाता है। वरुण फौरन दुकान से आकर रेखा को हॉस्पिटल लेकर जाता है। सभी ऑपरेशन थिएटर के बाहर रेखा की डिलीवरी होने का इंतज़ार कर रहे थे। बस अब पोते का मुंह देख लूं, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और उसी वक्त ऑपरेशन थिएटर के बाहर डॉक्टर साहब आकर कहते हैं, कांग्रेचुलेशंस, बेबी गर्ल है। क्या? लक्ष्मी जी पधारी है आपके घर। मंदाकिनी के सारे सपने मानो एक ही पल में टूट जाते हैं। मंदाकिनी बिना अपनी पोती से मिले सीधा घर लौट आती है। मेरे घर लक्ष्मी आई है, मैं अंदर जा रहा हूँ। मुझसे तो वेट ही नहीं हो रहा रेखा कैसी होगी। ये बहुत ही खूबसूरत पल होता है बेटा। अपने बच्चे को अपने हाथ में उठाकर लगता है कि जैसे पूरी दुनिया समा गई हो हाथ में। कल की बात थी जब मैंने रेखा को अपने हाथों में उठाया था, और आज देखो रेखा की बच्ची को अपने हाथों में उठाऊंगा। रेखा के बच्चे होने की खुशी में उसके मायके वाले बड़े खुश थे। सभी एक एक कर बच्चे को अपने हाथ में उठाकर रेखा को बधाइयाँ दे रहे थे। ले राखी, तू तो बुआ बन गई। हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर रेखा अपने घर जाती है। न जाने सबने क्या सरप्राइज़ प्लान किया होगा। शिल्पा, तुम वीडियो बनाती रहना। मेरी बेटी का पहला गृह प्रवेश है उसके घर में। जब वो बड़ी होगी ना तो ये सब देखकर बड़ी खुश होगी। जैसे ही रेखा अपने ससुराल पहुंचती है, उसकी सास उसके हाथ में लड्डू गोपाल की एक मूर्ति पकड़ाते हुए कहती है, आप फौरन मुझे पोते की खुशी दे दे बहू। इस बार पोता ही। जा अपने कमरे में बच्चे को दूध पिला दे, और फिर दोपहर के खाने की तैयारी भी तो करनी है। कहाँ रेखा ने सोचा था कि उसकी बच्ची का भव्य स्वागत होगा, पर यहाँ तो उसके होने की खुशी भी नहीं थी किसी को। उल्टा उसकी सास फिर से एक पोते की उम्मीद में बैठी थी। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। रेखा को उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है। तुझे इतनी प्यारी बेटी हुई है और तूने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा हाँ, अभी तो तू 1 महीने के रेस्ट पर होगी ना। वैसे तुम लोग बच्चा होने की पार्टी कब थ्रो कर रहे हो? नेहा, अब वो मेरी बच्ची उठ गई है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ। अपनी सहेली की बात सुनकर रेखा का मन टूट जाता है। किसी को मेरी गुड़िया से कोई मोह ही नहीं है। बच्ची के होने पर किसी ने पार्टी करने की भी नहीं सोची। कहानी के पिछले पार्ट में हमने देखा कि शर्मा जी की पत्नी मंदाकिनी बड़े ही कड़े स्वभाव की महिला थी। उसे किसी चीज़ से प्रेम था तो अपने पोते से। उसे अपने कुलदीपक की बड़ी लालसा थी और उसी पोते के लालच में उसने अपने बड़े बेटे वरुण की शादी रेखा से करवा दी। वो आए दिन अपनी बहू पर पोते का चेहरा दिखा देने का दबाव डालती रहती। और कुछ दिन बाद ऐसा होता है, रेखा सभी को बताती है कि वो माँ बनने वाली है, पर इसके बाद भी उसके साथ उसके ससुराल वालों का बर्ताव कुछ ज़्यादा बदलता नहीं। उसे गर्भवती हालत में भी घर का सारा काम करना पड़ता था। इसी बीच मंदाकिनी अपने दूसरे बेटे की शादी करवा देती है। कुछ दिन बाद रेखा एक छोटी सी गुड़िया को जन्म देती है, जिसे देखते ही मंदाकिनी के चेहरे का रंग उड़ जाता है।
उस बच्ची के जन्म पर कोई खुशियाँ नहीं मनाई जाती, कोई मिठाई नहीं बांटी जाती, कोई बधाइयाँ नहीं दी जाती। कहाँ रेखा ने सोचा था कि उसकी बच्ची का उसके घर पर भव्य स्वागत होगा, पर यहाँ उसके होने पर किसी को खुशी भी नहीं थी। उल्टा उनकी सास फिर से एक पोते की उम्मीद में बैठी थी। इसी तरह 1 महीना बीत जाता है। रेखा को उसकी फ्रेंड का फ़ोन आता है। तुझे इतनी प्यारी बेटी हुई है और तूने मुझे बताया भी नहीं। अच्छा हाँ, अभी तो तू 1 महीने की रेस्ट पर होगी ना। तो तुम लोग बच्चा होने की पार्टी कब थ्रो कर रहे हो? अब वो ना, मेरी बच्ची उठ गई है, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ। हाँ। अपनी सहेली की बात सुनकर रेखा का मन टूट जाता है। किसी को मेरी गुड़िया से कोई मोह ही नहीं है। बच्चे के होने पर किसी ने पार्टी करने की भी नहीं सोची। आज गुड़िया को जन्म में 1 महीना हो गया, कम से कम एक केक तो कटवाना चाहिए था मम्मी को। तभी रेखा को एक आवाज़ सुनाई देती है। दादी नहीं तो नानी सही, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। रेखा देखती है कि उसके मायके वाले उसकी गुड़िया के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स और केक लेकर आए हैं, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरे पापा ने पूरे गांव में मिठाई बंटवाई थी। फिर अब तो ये नाना बने हैं, कैसे पीछे रहते। हमारे घर पर हमने एक पार्टी रखी है गुड़िया की 1 मंथ बर्थडे की खुशी में। तेरी सभी सहेलियों को इनवाइट कर दिया है और तुझे किसी और को बुलाना है तो बुला लेना। तब तक मैं समधन जी और समधी जी को भी न्योता दे आती हूँ। देख गुड़िया, अब तू उदास मत हो ना। तेरे दादा दादी ने तेरे बर्थडे पर पार्टी नहीं दी तो क्या हुआ? नाना नानी दे रहे हैं ना। हाँ, नाना नानी पार्टी दे रहे हैं। रेखा के मायके में हो रही पार्टी में सभी बड़े दुखी मन से पहुंचते हैं और पार्टी शुरू होने से पहले ही शिल्पा के पेट में जोरों का दर्द होने लगता है। वो लगातार उल्टी कर रही थी। सोनिया जी, लगता है शिल्पा पेट से है। जो आग लगनी थी वो तो लग गई। रेखा को तो बेटी हो चुकी है, अब शिल्पा पर ध्यान दीजिए। अब यही हमें पोता दे सकती है। मम्मी, पता नहीं शिल्पा को क्या हो गया है, वो लगातार उल्टियाँ करती जा रही है। मैं उसे लेकर घर जा रहा हूँ। अरे तो हम कौन सा यहाँ रहना चाहते हैं, हम भी तेरे साथ ही घर चलते हैं। अच्छा हुआ इस बहाने पार्टी से निकलने का बहाना मिल गया। प्रोग्राम स्टार्ट होने के पहले ही रेखा के ससुराल वाले वहाँ से चले जाते हैं। सभी शिल्पा को लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि शिल्पा माँ बनने वाली है। इस बार डर से मंदाकिनी शिल्पा से कोई काम नहीं करवाती। उसे डर था कि कहीं शिल्पा के बच्चे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि यही बच्चा उसकी आखिरी उम्मीद जो था। मंदाकिनी सारे घर का काम अकेले रेखा पर डाल देती। रेखा को एक हाथ से अपनी गुड़िया को संभालना पड़ता है और दूसरे हाथ से पूरे घर को। ऐसे ही एक दिन रेखा अपनी बच्ची को हॉल में सोफे पर अपनी सास के बगल में सुलाकर रसोई में काम कर रही होती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो देखती है कि उसकी बच्ची करवट बदलती हुई नीचे गिरने वाली है, और वहाँ बैठी मंदाकिनी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, मानो वो यही चाहती हो। गुड़िया! ये सब क्या है मम्मी जी? माना आपको मेरी बेटी से ज़रा सा भी मोह नहीं है, लेकिन क्या आप में इंसानियत भी नहीं रही? मैं उसे आपके भरोसे छोड़कर रसोई में गई थी ना, और अगर अभी मेरी बच्ची सोफे से गिर जाती, उसे कुछ हो जाता तो? बच्चा तो तुमने खुद पैदा किया है ना बहू, तो खुद संभालो उसे। अरे जरा सी चोट से ये मर थोड़ी ना जाती। बच्चे हैं, गिरेंगे उठेंगे, चोट तो लगेगी ही। ऐसे ही तो बच्चे बड़े होते हैं। रेखा की बेटी के साथ मंदाकिनी जानवर सा सुलूक करती है। मंदाकिनी तो मंदाकिनी, वरुण को भी अपनी बच्ची से ज़्यादा प्यार नहीं था। वो वही करता जो उसकी माँ कहती। धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। इसी तरह 9 महीने पूरे हो जाते हैं और शिल्पा के पेट में दर्द उठ जाता है। सभी उसे अस्पताल लेकर जाते हैं, जहाँ वो एक लड़के को जन्म देती है। फिर क्या था, सभी मंदाकिनी का वो रूप देखते हैं जो किसी ने आज तक नहीं देखा था। डॉक्टर साहब, क्या खुशी की खबर सुनाई है आपने। आज से अस्पताल के सारे कर्मचारियों को मैं मिठाई बांटूंगी। और सुन करण, शहर के बेस्ट कैटरर को बुक करके सबसे बड़े रिसोर्ट में मेरे पोते के जन्म की पार्टी होनी चाहिए। सबको पता चलना चाहिए कि शर्मा परिवार का वंश आ गया है। मंदाकिनी इतनी बड़ी पार्टी अपने पोते के जन्म पर रखवाती है, जिसे देखते ही लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है।
और इसी फंक्शन में रेखा की फ्रेंड नेहा भी पहुंचती है। तेरी बेटी के जन्म पर तो तेरे ससुराल वालों ने कोई पार्टी नहीं दी थी, और बेटी के जन्म पर इतना बड़ा उत्सव। आज के ज़माने में भी इतना ज़्यादा भेदभाव, ये सब गलत है रेखा। तुझे अपनी बच्ची के लिए लड़ना चाहिए। ऐसे तो ये लोग तेरी बेटी की 16 साल में शादी भी करवा देंगे, तब क्या करेगी तू? ऐसे ही चुप रहेगी? तभी शर्मा जी स्टेज पर चढ़कर एक अनाउंसमेंट करते हैं। अब हमारी उम्र हो गई है। मैं तो हमेशा से ही अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहता था, तो आज अपने पोते के जन्म की पार्टी पर मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। मैं अपनी सारी जायदाद अपने पोते के नाम करता हूँ। अब नहीं, ये तो हद हो गई। वरुण जी भी पापा जी के साथ स्टेज पर खड़े होकर इस बात की खुशी मना रहे हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं। नेहा, मुझे लड़ना है अपनी बच्ची के लिए, बता मैं क्या करूं? तुझे कोर्ट केस करना होगा अपने ससुराल वालों पर, ताकि तेरी बच्ची को भी बराबर का हक मिल सके। रेखा आज तक चुप थी, अपनी सास की सारी प्रताड़नाएं सहती रही। उसने बहू होने की सारी जिम्मेदारी निभाई, फिर भी अपनी सास को बदल नहीं पाई। फिर भी वो चुप रही। पर आज गलत एक बहू के साथ नहीं, एक माँ के साथ हुआ था। एक लड़की बहू बनकर, पत्नी बनकर सब सह सकती है, लेकिन जब उसके बच्चे के हक की बात आए ना, तो वो चुप नहीं रहती। पार्टी के बीच से ही रेखा नेहा के साथ बाहर निकल जाती है। नेहा एक लॉयर थी, उसे कोर्ट के सारे प्रोसीजर्स मालूम थे। वो रेखा को बताती जाती है और रेखा वैसा ही करती है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने हम पर ही केस कर दिया रेखा। आप सब पर नहीं, मेरी बच्ची के साथ गलत करने वालों पर। बाप होकर भी आपको अपनी बेटी पर दया नहीं आई, पर मैं अपने माँ होने के फर्ज से पीछे नहीं हटूंगी। और आज मैं ये घर भी छोड़कर जा रही हूँ। मुझे ऐसे घर में नहीं रहना जहाँ मेरी बेटी को बराबर का हक ना मिलता हो। और चढ़ाओ बीवियों को सर पर भैया। तुम देखो, तुम पर ही केस कर दिया इसने। जाती है तो जाने दो भैया, तुम में कोई कमी नहीं है, हम तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। आप लोग इतना गिर गए कि अब आपको कुछ सही से दिख भी नहीं रहा। एक बार जो आदमी गलत रास्ते पर चल देता है ना, उसे सुधारना नामुमकिन हो जाता है। रेखा अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में रहने लग जाती है और वहीं अपनी बेटी का पालन पोषण करने लगती है। 1 साल बाद हियरिंग में वो केस जीत जाती है और अपनी बेटी का हिस्सा लेने में कामयाब हो जाती है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटी। तुझ जैसी और कई बहुएं होंगी जिसे बेटी की माँ बनने पर बहुत कुछ सुनना पड़ता होगा, और वो सुनती भी होगी, पर तूने अपनी बेटी के लिए अपना सुहाग छोड़ दिया। अगर सारी औरतें तुझ जैसी हो जाए ना, तो हमारे समाज से बेटा बेटी का फ़र्क ही ख़त्म हो जाएगा। तू एक मिसाल बनेगी उन सभी औरतों के लिए जो खुद के लिए लड़ ना पाई, और अपनी बेटी के लिए भी। जब वो जीवन में किसी उलझन में पड़ेगी तो उसे तू याद आएगी। इस तरह रेखा अपनी बेटी को कामयाब बनाने को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानकर जीना शुरू कर देती है।